नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जियोपॉलिटिक्स के चलते आज हम एक नया कार्यक्रम लेके आए हैं, सिद्धार्थ जी के साथ लेकर आए हैं। यूएस के सेंटकॉम ने कहा है कि उन्होंने ईरानियन मिलिट्री पोजीशंस को हर्ट किया है। मैं वो मैसेज आपको दिखा देता हूँ। उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि हमने नेवल वेसल्स को टारगेट किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। हालांकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि सीज फायर होल्ड करता है। यूएई रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन अटैक से उनके एयर डिफेंस सिस्टम को इंटरसेप्ट करना पड़ा। काफी सारे मिसाइल्स कल रात को छोड़े गए। यूएस फोर्सेस intercepted unprovoked Iranian attacks and responded with self-defense strikes as US Navy guided missiles destroyed transited the Strait of Hormuz to the Gulf of Oman। ये कहना है सेंटकॉम का। मई 7 कल रात की रिपोर्ट है। ईरानियन फोर्सेस ने मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, ड्रोन्स, स्मॉल बोट्स एस यूएसएस ट्रक्सटन डीडीजी 103, यूएसएस रफेल, Peralata DDG 115 and USS Mason DDG 87 transited the international sea passage। ये उन शिप्स के नाम हैं जो इंटरनेशनल सी पैसेज से निकल रहे थे। ये कमर्शियल कार्गोज थे और कोई यूएस एसेट जो है वो स्ट्रक नहीं हुआ है, ये उनका कहना है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ भाई मौजूद हैं। सिद्धार्थ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ईरानियन न्यूज एजेंसी फार्स ने भी इसकी पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि यूएस सेंटकॉम ने यह कहा है कि ईरानियन मिलिट्री पोजीशंस को स्ट्राइक किया गया है आफ्टर ईरान टारगेटेड नेवल वेसल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रंप ने कहा है कि ये सीज फायर होल्ड करता है। पहली बात तो ये एस्केलेशन क्यों हो रही है? अभी तो ऑपरेशन फ्रीडम का दूसरा दिन था, ट्रंप साहब ने सीज फायर घोषित कर दिया। सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि हम ट्रंप के साथ नहीं है, जबरदस्ती आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सकते। दूसरी तरफ ईरान ने पर्शियन स्टेट गल्फ अथॉरिटी बना लिया है जिसमें वो सेफ पैसेज उन शिप्स को देगा जो या तो टोल देंगे या ईरान की कंडीशंस को मीट करेंगे। ताजा हालात क्या हैं सिद्धार्थ भाई? जी हाँ। हाँ, सीज फायर जिसको कि हम लोग युद्ध विराम का नाम देते हैं, तो उसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि युद्ध का विराम है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमले का विराम है। तो कई बार युद्ध जो घोषित युद्ध होता है वो तो रुक जाता है, लेकिन छिटपुट हमले एक दूसरे के ऊपर होते रहते हैं। तो ये जो आज स्थिति हम देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, वो स्थिति यही है कि सीज फायर तो है, दोनों ही मान रहे हैं कि सीज फायर है, युद्ध का विराम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टकराव का विराम है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरों के ऊपर हमले का विराम है। युद्ध और हमले में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो हमें ये अभी तक समझ में आ गया है, मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को समझ में आ गया है कि करीब पिछले 60 दिन पहले जिस समय अमेरिका ईरान के अंदर घुसा था, तो उसने 3 घोषणाएं की थी कि 3 चीजें मुझे करनी है ईरान में, इसीलिए मैं ईरान पे हमला कर रहा हूँ। एक तो उसकी परमाणु शक्ति को नष्ट करना है, दूसरी वहां पर सत्ता परिवर्तन करना है, और तीसरा ये कि ईरान जो दुनिया भर में उसका तेल व्यापार है उसको बाधित करना है। तो 3 उद्देश्य के साथ अमेरिका इस युद्ध में घुसा था। आज की तारीख में 60 दिन होने के बाद वो 3 उद्देश्य तो पूरे नहीं हुए, 3 नए सरदर्द अमेरिका के ऊपर आ गए हैं। पहली बात तो ये कि ईरान का परमाणु क्षमता वैसी की वैसी है। दूसरा, वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। ईरान अभी तक तेल दुनिया भर में जिसको चाहता है वो चीन वगैरह को बेचता है। चीन को क्या, भारत को भी। वो भारत भी फोन करके बात कर लेता है, चुंगी दे देता है, तो भारत को भी जहाज दे देता है। 11 जहाज भारत को भी उसने भेज दिए। तो 3 काम जो अमेरिका कहा था, जो उद्देश्य थे, वो पूरे नहीं हुए। ऊपर से 3 सरदर्द अमेरिका के ऊपर वो जो आ गए हैं। वो एक सरदर्द तो ये हो गया है कि इससे पहले 60 दिन पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, दुनिया में कोई भी आ जा रहा था। आज वो हॉर्मुज चला गया है ईरान के हाथ में, तो एक नया सरदर्द आ गया है। दूसरा सरदर्द ये आ गया है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिकी सेना की बहुत सारी हानि हुई है इस पूरे युद्ध में। उन्होंने सोचा था कि वेनेजुएला के मदुरो के तरह 4 घंटा या 4 दिन में इसको समेट लेंगे। 40 दिन हो गया, उनको जान माल की हानि हुई है। और तीसरा, तेल के मामले में ये तेल हथियाने जो गए थे, उल्टा इनके दोस्तों का तेल का भंडार दुनिया भर का नष्ट कर दिया है ईरान ने। वो चाहे सऊदी अरब का नष्ट किया हो, चाहे यूएई का नष्ट किया हो। तो ये जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि चौबे जी बने थे छबे बनने और दुबे बन के लौट गए करके। तो अमेरिका 3 उद्देश्य तो पूरा नहीं कर सका, ऊपर से 3 सरदर्द अपने ऊपर ले लिया है। अब इस स्थिति में अमेरिका को एक ही रास्ता बचता है कि किसी तरह से इस पूरे के पूरे जंजाल से वो निकले, लेकिन निकलते निकलते अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ ईरान को डैमेज करते हुए निकलना भी चाह रहा है और डैमेज करके निकलना चाह रहा है, ताकि मैं तो हारूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा वाली बात है। ईरान भी इस चीज को समझ रहा है, इसीलिए ईरान अमेरिका को इस जंजाल से निकलने भी नहीं दे रहा है। और अगर ईरान अमेरिका निकलने की कोशिश किया तो उसका घाटा और बढ़ाने की भी गारंटी ईरान ले रहा है। तो ये जो अभी आपने दिखाया
कि ये सेंटकॉम ने कुछ कहा है कि हमने ईरान पे हमला किया है। वो अभी भी चाह रहे हैं कि उन 3 उद्देश्यों में से किसी उद्देश्य की थोड़ी बहुत प्राप्ति हो जाए। जवाब में ईरान भी बहुत हमला कर रहा है। कल ही रात की बात है कि उसने हॉर्मुज की खाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए अमेरिका के 3 युद्धपोतों के ऊपर इतना जबरदस्त हमला किया कि उनको वापस जाना पड़ गया। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड नाम का एक जहाज था, वो आ रहा था ईरान की तरफ, वो अब लौट के अमेरिका वापस जा रहा है। तो ये स्थिति आने के चलते ये एक युद्ध विराम की तो स्थिति है, लेकिन हमला विराम नहीं है। दोनों अपने अपने चाक चौबंद हैं। दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि इज्जत के साथ निकल जाएं, लेकिन निकलते निकलते ईरान के ऊपर कुछ डैमेज करते हुए निकले। ये अमेरिका की कोशिश है और ईरान इस चीज को जानते हुए अमेरिका को इतनी आसानी से निकलने भी नहीं देगा। और अगर जबरदस्ती निकलते निकलते डैमेज करना चाहे ईरान के ऊपर, तो ईरान उल्टा और ज्यादा डैमेज अमेरिका के ऊपर कर सकता है। तो ये इस तरह की एक स्थिति उत्पन्न हो गई है और यही चीज अभी हम देख रहे हैं कि उधर से अमेरिका का सेंटकॉम, एक तरफ तो ट्रंप साहब कहते हैं कि सीज फायर होल्ड कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की सेना कहती है, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि युद्ध विराम है, और अमेरिका की सेना कहती है कि युद्ध विराम है या नहीं है पता नहीं, हम ईरान के ऊपर XYZ जगह पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी यही कह रहा है कि हाँ मेरी बातचीत चल रही है, कोशिश करेंगे क्या होता है नहीं होता है, लेकिन साथ में वो वीडियो भी गिरा देते हैं कि हमने इनके जहाजों के ऊपर हमला किया। तो सेना अलग बात कर रही है और राजनीतिक नेतृत्व अलग बात कर रहा है, क्योंकि यही स्थिति है। युद्ध विराम अक्सर होता है और क्योंकि उसमें अभी तक कोई स्थायी संधि नहीं बनी है, तो जब तक ये स्थायी संधि नहीं बनेगी, इसी तरह का कभी गरम कभी नरम, कभी ऊंचा कभी नीचा, इस तरह की चीजें होती रहेगी। तो थोड़ी सी इस तरह की अव्यवस्था की स्थिति, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसमें कोई भ्रम होने की बात नहीं है। युद्ध विराम है, हमला विराम नहीं। इसमें एक चीज और निकल के आती है कि ईरान के कंट्रोल के बाद से बहुत सारी कमर्शियल शिप्स जो हैं वो पर्शियन गल्फ में होल्ड हो गई। अब पर्शियन गल्फ की जो ईरान की स्टेट अथॉरिटी है वो ऐसी अथॉरिटी तो नहीं है कि सुचारू रूप से आराम से काम कर ले और वहां पे सब एग्री भी कर जाएं कि हम टोल आपको देंगे नहीं देंगे। तो पहला तो उसके अस्तित्व को लेकर, टोल के अस्तित्व को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं। सऊदी अरेबिया हालांकि इस वॉर में पड़ना नहीं चाहता, वो कह रहा है फोर्सफुली आप मत खुलवाइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर कोई सोल्यूशन भी सऊदी अरेबिया के पास तो नहीं है। अब बात यह है, कल जब रणधीर जायसवाल से पूछा गया, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, कि सुनने में आया है कि ईरानियन शिप्स जो हैं पाकिस्तानी वाटर्स का इस्तेमाल करके फिर इंडियन वाटर्स की तरफ आएंगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा देखिए ये तो शिपिंग मिनिस्ट्री का सवाल है, ये शिपिंग मिनिस्ट्री वाले इसका जवाब देंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी पॉलिसी क्लियर नहीं है कि अभी ईरान से हम तेल लेंगे नहीं लेंगे, सैंक्शंस हटेंगे नहीं हटेंगे, रशिया से तेल कैसे आएगा, यहाँ की रिफाइनरीज कैसे चलेंगी, कोई भी रिफाइनरी हो। अब बात ये आ जाती है, यूएई भी एग्जिट कर चुका है ओपेक से। यूएई के ओपेक से एग्जिट करने का मतलब है कि 4 से 5% जो है प्रोडक्शन सप्लाई कोटा जो है वो अब अलग हो गया है। भारत काउंट कर रहा है कि यूएई से उसको तेल मिलेगा। इधर यूएई ईरान के साथ युद्ध में फंस गया क्योंकि ईरान ने यूएई पे अटैक किया है। इतना आसान नहीं होगा यूएई के लिए फजोरा लाइन को ऑपरेट करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 3.5 बिलियन से 5.5 मिलियन पर बैरल पर डे लेके जाने का। भारत के लिए एक दुविधा यह भी है कि $1 भी अगर प्राइस बढ़ता है पर बैरल, तो $2 बिलियन का नुकसान पर एनम भारत का होता है। तो एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ नहीं पा रहे हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। ऐसे में भारत के पास विकल्प क्या है और भारत करेगा क्या, क्योंकि ईरान से वो बात नहीं कर पा रहा है। ब्रिक्स का चेयर होने के बावजूद वो सारे जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, यूएई भी ब्रिक्स का मेंबर है, सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स का मेंबर है, ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, रशिया भी है, तो इनको भी साथ मिलाकर बीच में मध्यस्थता की भूमिका में नहीं है, उधर पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में है। तो इस सारे परिवेश में भारत को आप किस तरीके से देखते हैं कि इस लड़ाई में भारत को क्या नुकसान या फायदा हो सकता है? जी जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इसका एक संदर्भ है कि भारत इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में, आज की स्थिति में, भ्रामक स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में, अजीबोगरीब स्थिति में, बहुत महंगाई की स्थिति में, महंगे तेल की स्थिति में पहुंचा कैसे? तो उसका कारण सीधा सीधा एक सभ्यता होती है, सभ्यता के कारण पहुंचा है, क्योंकि मूलतः भारतीय सभ्यता जो है वो किसी भी चीज को सही और गलत के रूप में आंकती है और सही के तरफ खड़ी होती है और गलत के खिलाफ जाती है। आप महाभारत में देखिए, पांडव बहुत पांची थे, कौरव बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन क्योंकि कौरव गलत थे इसलिए पांडव उनसे लड़ गए। अब जीतना हारना अलग बात है, लेकिन गलत के साथ हम खड़े नहीं रहेंगे। उसी तरह से आप रामायण में देखिए,
राम जी अकेले थे, किसी तरह से बंदर भालुओं का उन्होंने एक सेना बनाया और उस समय के सबसे बड़े चक्रवर्ती जो रावण था, वो तीनों लोक का राजा था, उसके ऊपर हमला किया। पता था उनको कि ये हमले में रावण की ताकत ज्यादा है, लेकिन गलत और सही पर जब आप चीजों का आकलन करते हैं, तो आप सही के तरफ खड़े रहते हैं, चाहे उसमें घाटा हो या लाभ हो, ये आप नहीं देखते। सही के तरफ खड़ा होना आपका सिद्धांत होता है। लेकिन आप ठीक से देखिए तो पिछले 30 साल में भारत में एक सभ्यता का अंतर, सोच में अंतर आया है। आज भारत सही और गलत के तरफ निर्णय नहीं लेता है, वो फायदा और नुकसान की तरफ निर्णय लेता है। और इसका मोटा मोटी कारण है कि पिछले 30 साल से भारत के करीब करीब भारत में 30 करोड़ घर हैं, उसमें से 3 करोड़ घरों से एक एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से, मतलब 10% भारत किसी न किसी कारण से भारत से बाहर पाश्चात्य देशों में, भारत से ज्यादा विकसित देशों में रहता है। तो पाश्चात्य देशों में आप जब रहते हैं तो पाश्चात्य देश में आप जाके देखिए, चाहे वो यूरोप की संस्कृति हो या कोई भी संस्कृति हो, वो किसी चीज को उचित अनुचित के रूप में नहीं देखती, वो सीधा सीधा लाभ हानि वाली संस्कृति होती है कि जो लाभ होता है वो करते हैं। अब ये जो भारत के करीब करीब 3 करोड़ लोग बाहर हैं, वो संख्या में तो 10% हैं, लेकिन भारतीय इकोनॉमी का वो 30% है। भारत का इस साल का बजट था 36 लाख करोड़ रुपया, उसमें से 12 लाख करोड़ रुपया ये 3 करोड़ भारतीय हिंदुस्तान में भेजते हैं। तो ये जो एक वहां से वो दूसरी तरह की सभ्यता और संस्कृति और सोच को यहाँ पर आया निर्यात करते हैं, हिंदुस्तानी ही लोग वहां जाके वहां के विचारों को जब यहाँ निर्यात करते हैं, तो होता यह है कि हमारे भी सोच का चरित्र बदलने लगता है। आज के तारीख में भारत उचित अनुचित के अनुसार निर्णय नहीं ले रहा है, वो फायदा नुकसान के अनुसार निर्णय ले रहा है। इसीलिए आप देखिए कि युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले भारत के प्रधान जी चले जाते हैं इजराइल, और इजराइल को फादरलैंड बोल देते हैं, जय इजराइल और तय ईरान कर देते हैं, क्योंकि उनको एक प्रेजेंटेशन दिया गया था कि जिस तरह से मादुरो के ऊपर वेनेजुएला में 4 घंटे में निपट दिया गया था, वैसे ईरान को भी निपट दिया जाएगा। तो फायदा यह है कि आप अमेरिका और इजराइल के पक्ष में पहले से खड़े हो जाइए। तो ये उस दाग को, वो प्रेजेंटेशन को, इंटरनेट पर आजकल वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बहुत इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे दो तो आपको सच लगने लगता है, तो ये मान गए। लेकिन 10-12 दिन के अंदर इन्होंने देख लिया कि ईरान तो झुक नहीं रहा है, ईरान तो उल्टा हॉर्मुज को बंद कर दिया है। तो 12 दिन के अंदर आपने देखा कि वही भारत जो ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ था, वो ईरान से बातचीत करना शुरू कर दिया कि भैया किसी तरह से हॉर्मुज से मेरा तेल भेज दो, मेरा जहाज भेज दो। आज की तारीख में भारत के वही विदेश मंत्रालय की तरफ से हफ्ते में कम से कम 3 बार कहा जाता है कि एक आध जहाज मेरा आ गया, एक आध जहाज ईरान ने छोड़ दिया। मतलब आप जिस दिन देख रहे थे कि इजराइल और ईरान अमेरिका के साथ खड़े होने में फायदा है, उधर बैठे हुए थे। जिस दिन देखे कि नहीं, पलड़ा भारी हो गया ईरान के तरफ, आप ईरान के तरफ आके बैठ गए। तो इसका ये नतीजा भारत के साथ, ये अवसरवाद का जो सिद्धांत भारत ने अपनाया है, उसके चलते हुआ है। और उसके चलते वो हो ये गया है कि आपको आज से पहले, मतलब 2018-19 तक ईरान के साथ आपके इतने अच्छे संबंध थे कि हमें कलकत्ता के एक यूको बैंक में ईरान ने अपना एक अकाउंट खोल के रखा था, और उसमें ईरान से आपको तेल भेजता था, और आप उसमें भारतीय रुपया डाल देते थे और ईरान उसको एक्सेप्ट कर लेता था। आज आपने वो सिस्टम बंद कर दिया है। वो सिस्टम बंद करने के कारण ईरान से आप तेल नहीं ले रहे हैं, आप ईरान के अलावा तेल ले रहे हैं। तो इसके चलते हुआ ये है कि एक छोटा सा डाटा है, मैं आपको बता देता हूँ, दर्शकों को बड़ा रोचक लगेगा, छोटा सा है कि 2 महीना पहले जिस समय हॉर्मुज खुला हुआ था, उस समय भारत में एक हफ्ते में करीब 35 जहाज क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का हॉर्मुज पार करके आता था, क्योंकि हॉर्मुज के अंदर ईरान से तेल आए, इराक से तेल आए, कुवैत से तेल आए, कतर से तेल आए, सऊदी अरब से तेल आए, यूएई से, कहीं से भी तेल आए तो हॉर्मुज के अंदर से ही निकलता था। तो हॉर्मुज बंद होने से पहले भारत को करीब हफ्ते में 40 जहाज आते थे कच्चा तेल के हॉर्मुज के अंदर से, और वो आता था करीब 5,700 रुपए प्रति बैरल। आज जो हॉर्मुज बंद हो गया है, वहां से आपको वो जो 40 जहाज थे वो नहीं आ रहे हैं, अब आपको 30 जहाजों पर अपना काम चलाना पड़ रहा है। वो भी अब हॉर्मुज से नहीं आ रहे हैं, अब वो आ रहे हैं रशिया से, अब वो आ रहे हैं अमेरिका से, अब वो आ रहे हैं ब्राजील से। और वो जो तेल है, वो पहले जो 5,700 रुपए प्रति बैरल आता था, आज वो करीब 8,500 रुपए बैरल में आ गया है। मतलब आप देख लीजिए, करीब करीब 1.25 गुना बढ़ोतरी हो गई। दूसरा, गैस जो हमको आता था, वो भी हॉर्मुज के अंदर से आता था। करीब करीब हफ्ते में 12 जहाज गैस के आते थे कतर से। आज की तारीख में वो 12 जहाज के बदले सिर्फ 3 जहाज या 4 जहाज आ रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एलपीजी का संकट है, घरों का एलपीजी भी 21 दिन से पहले दे नहीं रहे हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, गैस की किल्लत है।
क्योंकि पहले जो 12 जहाज आते थे, आज वो 2 ही 3 पर आ रहे हैं, और वो भी जो आ रहे हैं वो अमेरिका और अर्जेंटीना से आ रहे हैं। पहले जो 57,000 रुपए मेट्रिक टन में आते थे, वो आज 91,000 रुपए मेट्रिक टन में आ रहे हैं, मतलब करीब करीब दुगने रेट में आ रहे हैं, और बाहर से आ रहे हैं, मतलब अमेरिका और अर्जेंटीना से आ रहे हैं। और तीसरा यूरिया, जो खाद के लिए इस्तेमाल होता है। पहले ये एक हॉर्मूज बंद होने से पहले हफ्ते में 3 जहाज हमको यूरिया आता था, और आज की तारीख में लेकिन वो 3 जहाज 2 या 3 जहाज अभी भी हम ला रहे हैं, वो अब आ रहा है। पहले जो हॉर्मूज के अंदर से आता था, अब वो मोरक्को से आ रहा है, चाइना से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, इजिप्ट से लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर फिर वही है। पहले वो 42,000 रुपए मेट्रिक टन में आता था, आज वो 78,000 रुपए मेट्रिक टन में आ रहा है, मतलब करीब करीब दुगना हो गया है। ये सारी स्थिति इसीलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि आपने इससे पहले ईरान को आपने तय कर दिया था और इजराइल को आपने जय कर दिया था। क्योंकि आपने वो कर दिया, इसीलिए आप फंस गए। आज की तारीख में आपको जो हॉर्मूज के अंदर से आता था, उससे कम माल आज बाहर से ला रहे हैं, हॉर्मूज के अंदर से नहीं ला पा रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, और हर चीज करीब करीब दुगनी महंगी आपको लेनी पड़ रही है। तो ये जो दुगना महंगापन है, ये आपके लिए महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान जो है वो बहुत तेज है। ये युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मूज तो खुला हुआ एक समुद्र का टुकड़ा था, एक समुद्र की खाड़ी थी, लेकिन तकनीकी रूप से देखिए तो हॉर्मूज क्योंकि बहुत पतला सा एक संकरा सा रास्ता है, केवल 21 किलोमीटर चौड़ा है, और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश का 12 किलोमीटर समुद्र किनारे से 12 किलोमीटर समुद्र के पानी तक का जो जगह होती है, वो उस देश का पानी माना जाता है, उस देश की सीमा के अंतर आता है। तो ईरान का भी ये कहना है कि जैसे आप 21 किलोमीटर है तो 12 किलोमीटर उसमें मेरा है, और नीचे से 12 किलोमीटर ओमान का है, तो क्योंकि ये हम दोनों का पानी है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय पानी नहीं है। इस पानी के अंदर क्योंकि ये हम दोनों देश का प्राइवेट पानी है, इसीलिए हम इसको जिस तरीके से चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जितनी कीमत लेके चाहेंगे, वैसा छोड़ेंगे। अब क्या हुआ है, क्योंकि ये नई व्यवस्था है, तो नई व्यवस्था में आपको किसी न किसी इकाई का निर्माण करना पड़ेगा कि जैसे अगर मुझे आपको किसी भी कारण से 1,000 रुपए पैसे अगर आपको भेजने हैं, तो एक बात है कि 1,000 रुपए पैसे भेजने, लेकिन पैसे भेजने का एक तरीका भी तो होगा कि मैं चेक से भेजूंगा, या आपको गूगल पे से भेजूंगा, या आपको मैं क्या कहते हैं नेफ्ट से भेजूंगा, इंटरनेट से भेजूंगा, या किसी दोस्त को कहूंगा कि भैया आत्मजीत सिंह से मिल रहे हो तो ये 1,000 रुपए लो, ये 1,000 रुपए उनके दो। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीका नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मूज में इससे पहले कोई चुंगी नहीं थी। आज की तारीख में हॉर्मूज में चुंगी लेना शुरू हो गया है, तो ईरान अब एक इकाई का निर्माण कर रहा है जो कि ये चुंगी लेगा। क्योंकि चुंगी लेने के लिए भी आप जब रोड पर भी जाते हैं तो चुंगी लेने वाला कंपनी का नाम रहता है कि यहाँ पर ये चुंगी लेने वाली कंपनी का नाम ये है, और वो आपको चुंगी लेने का एक बिल देता है। तो आज की तारीख में क्योंकि एक नई व्यवस्था आई है, ईरान चुंगी तो ले रहा है लोगों से, लेकिन वो ईरान सीधे ले रहा है, किसी इकाई के तहत नहीं ले रहा है। इसीलिए इसको एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए ईरान और ओमान मिलके, ये क्योंकि ये पानी उन दोनों का पानी है, इसीलिए इसमें से भी जहाज आएंगे जाएंगे, उस पर चुंगी कितनी होगी, कितना बड़ा जहाज पर कितने किलोग्राम पर कितना चुंगी होगा, वो ट्रक होगा। जैसे आप रोड पर जाते हैं तो ट्रक पास करता है तो शायद 150 रुपए ले लेता है, अगर वहीं पर कार पास करती है तो 100 रुपए लेता है, वहीं पर बाइक पास करती है उसी टोल से तो उसको 20 रुपए लेता है। तो ये सब व्यवस्था करने के लिए और ठीक से एक बिल जनरेट करने के लिए ईरान एक इकाई का निर्माण कर रहा है, और ये इकाई का निर्माण करना ही अपने आप में बता रहा है कि ईरान पूरी तरह से क्या कहते हैं आश्वस्त है कि ये जो हॉर्मूज है ये अब उसके हाथ में आ गया है। अब दुनिया की कोई ताकत हॉर्मूज को ईरान के हाथ से नहीं निकाल सकती। अब क्योंकि वो ईरान के हाथ में आ गया है, इसीलिए अब उसको वो व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया है। तो यही जो आपने पूछा कि वहां पर उन्होंने जो टोल मतलब एक सिस्टम का निर्माण करने की कोशिश की है, यही वो सिस्टम जी। पर्शियन स्टेट गल्फ अथॉरिटीज का नाम है। हालांकि आपने जो बातें कही उसमें 2-3 बातें मैं इसको क्लियर कर दूं। 90 लाख इंडियन माइग्रेंट्स उस रीजन में काम करते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और गल्फ स्टेट्स में। 50 बिलियन जो है कम से कम रेमिटेंस इनफ्लो है, जो कि अब कैसे आएगा। इन्वेस्टमेंट बाय सोवरेन वेल्थ फंड्स भी भारत में जो आ रही थी उस पर भी एक रोक लग गई है। हालांकि भारत काउंट कर रहा है कि नॉन ओपेक जो 70% ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ओपेक की जो ऑयल प्रोडक्शन है और टोटल वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन करीब 30% है। पर इंडिया इससे भी चिंतित है कि टर्की लेड पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो अब ओआईसी कंट्रीज की मीटिंग होगी सितंबर में, उसमें भारत को कितना साइडलाइन करेंगे इसको भी देखा जाएगा। एक तरफ से ट्रंप साहब ने
बंटवारा कर दिया जीसीसी कंट्रीज में। यूएई को इंडिया के साथ कर दिया। आपको याद होगा ITU-2 बना था जिसमें अमेरिका, इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनको एक तरफ कर दिया गया था। तो I2U2 के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो इंडिया की तरफ खड़ा है, जबकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से अपनी सिक्योरिटी गारंटी लेके टर्की को असिस्ट कर रहा है। कहीं यही तो बंटवारा ट्रंप साहब का प्लान नहीं था? एक बार याद है आपको, ट्रंप साहब ने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, इसराइल और लेबनान की बातचीत चल रही है। नेक्स्ट वीक वॉशिंगटन में 14-15 को इसी कड़ी में एक और मीटिंग है, क्लोज डोर मीटिंग होगी। उसमें जो उन्होंने जो एरिया कवर किया हुआ है लेबनान पे, उस पर चर्चा होनी है। इधर हमस के जो चीफ नेगोशिएटर थे, उनके लड़के को मार दिया गया बमबारी में। तो इसराइल तो इस मामले में, हमस के मामले में खासकर पैलेस्टीन, और लेबनान के मामले में सिर्फ अपने तौर पर वो चाहता है जो वो करना चाहता है, यानी कि जो एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में ये पीस प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा? क्या आपको लगता है कि पीस प्रोसेस के आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश है, या फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कोई इसका बड़ा फैसला ना हो जाए? क्योंकि ट्रंप साहब ने एक बात और कही है कि मैं एक ऐसा बम फोड़ूंगा जिसपे चारों तरफ फिर से, मतलब एक थ्रेट टाइप उन्होंने फिर दे दिए कल रात में। जी। एक तरफ तो ट्रंप साहब की बातों को अब कोई बहुत बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन ट्रंप साहब की सेना जो करती है उसको लोग महत्व देना शुरू किए हैं। और वो लोग जानते हैं कि ट्रंप साहब जितना बोलते हैं, कई बार उनकी सेना ही उतना करने के लिए तैयार नहीं होती है। ट्रंप साहब तो बोलते हैं कि हमारा 4-4 जहाज को अंदर भिजवा दो, लेकिन आज उनकी सेना अभी तक उसके लिए तैयार नहीं हुए। उनके तो एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका कुछ जो नाम है, जो ब्रेंट या कोई, उन्होंने तो इस मामले पर रिजाइन भी कर दिया था। तो होता यह है कि ट्रंप साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ट्रंप साहब की सेना उन सभी बातों को मानती नहीं है। वो अपनी व्यवहारिक सेना है, वो एक प्रोफेशनल सेना है। वो अपने घाटे को कम रखते हुए कुछ करने की कोशिश करती है। इसीलिए ईरान जो है, वो ट्रंप साहब क्या बोलते हैं उसको बहुत महत्व नहीं देता, लेकिन उनकी सेना की जो कवायदे हैं, उनकी जो हलचल है, वो हलचल के अनुसार वो उनका जवाब देते आ रहा है। दूसरी बात आपने पूछी इसराइल की, तो यहाँ पर मध्य पूर्व में शांति अगर होनी है, तो शांति का सबसे बड़ा इसमें बाधक इसराइल है। क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका के जाने का कारण तो सीधा सीधा है कि वहां पर उसको लाभ मिल रहा है, क्योंकि वहां पर तेल के भंडार हैं। और घाटा हो रहा है मध्य पूर्व के सभी देशों को, ईरान को भी घाटा हो रहा है और कुवैत को भी घाटा हो रहा है, क्योंकि इस युद्ध में तेल के कुएं नष्ट हो रहे हैं। लेकिन मध्य पूर्व में होते हुए भी इसराइल के पास न तो क्योंकि कोई तेल का कुआं है, इसीलिए ये युद्ध जो इसराइल लड़ रहा है वो किसी सैद्धांतिक कारण से लड़ रहा है। उसके कुछ ही पुराण में 4000 साल 5000 साल पुराने किसी पौराणिक उनके इतिहास भी नहीं, कोई एक धर्म ग्रंथ में, पुराण में कोई एक प्रॉमिस्ड लैंड की चर्चा है, जो कि आज के इसराइल से 10 गुना 12 गुना बड़ा है। उसका जो सीमा है वो इराक तक जाता है। तो क्योंकि जिस तरह से भारत में भी काफी सारे लोगों को एक अखंड भारत का वो सपना देखते हैं, वो अखंड भारत का नक्शा कहाँ है पता नहीं, किसी को पूछिए वो नक्शा कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। अब मान लीजिए कोई कहने लगे कि नहीं नहीं हम तो अखंड भारत लेके रहेंगे, इसका मतलब तो आपको आज की तारीख में अखंड भारत के नक्शे से बाहर जो जो देश है उस पर आपको हमला करना पड़ेगा, वो हमला करके ही आप ले सकते हैं, तभी तो अखंड भारत बनेगा। तो इसराइल क्योंकि ये एक सैद्धांतिक लड़ाई में, वैचारिक लड़ाई में, ये मैं तो कहता हूं कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है। तो क्योंकि वो एक काल्पनिक मांग कर रहा है कि वो एक कोई प्रॉमिस्ड लैंड 4000 साल 5000 साल पुराने उनके किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसकी मांग कर रहा है, इसीलिए वो विस्तारवाद करते 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 चला जाएगा। क्योंकि ध्यान में रखिएगा, इसराइल अपने आप में जितना बड़ा उसका नाम है, वो देश अपने आप में उतना बड़ा नहीं है। भारत के कुल मिला के एक मेघालय राज्य जितना बड़ा था, तो उसके क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल है। उसके पास ढंग से करीब क्या कहते हैं 60-70 लाख लोगों से ज्यादा, मतलब उनका जो जनसंख्या है वो भी कम है ना, इतनी जनसंख्या भी नहीं है कि ढंग की वो सेना लगा सके। इसीलिए उनकी लड़ाई अमेरिका लड़े करके अमेरिका को खींच के रखा है। उनके पास सेना लगाने के लिए उतने सैनिक नहीं है, इसीलिए उन्होंने सेना के बदले अपनी गुप्तचर एजेंसी को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बना दिया है। तो इसराइल इस मामले में हमेशा इस खीर में नींबू डालने की कोशिश हमेशा करते रहेगा। अब ये इसराइल, ट्रंप साहब इसराइल को कैसे मनाते हैं, इसराइल अपने एप्स्टीन फाइल के जरिए ट्रंप साहब को कितना ब्लैकमेल करते रहता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज में आपने जो पूछा ओपेक वगैरह की बात, उसके कारण तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये युद्ध शुरू होने से बहुत पहले, पिछले साल करीब करीब 13 फरवरी को, मतलब 2025 13 फरवरी को, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में जाके मिले थे,
और दोनों के बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था, जो कि व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और भारत सरकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कोई भी दर्शक उसको जाके देख लीजिए। उस समय न तो ईरान का युद्ध शुरू हुआ था, न तो हॉर्मुज का संकट था, न तो कोई तेल का संकट था, कुछ भी नहीं था। उस समय उस व्हाइट हाउस के जॉइंट स्टेटमेंट पर भारत के प्रधान जी ने हस्ताक्षर कर दिया, जिसमें लिखा गया है, जिसमें भारत ने ये माना है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस निर्यातक बनेगा। कृत्रिम ऊर्जा का सबसे बड़ा भारत के लिए निर्यातक अमेरिका बनेगा। ये भारत ने उसी दिन मान लिया था। अब वो क्यों माना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपको गैस और तेल आपके पड़ोस में खाड़ी के देश से आ रहा है, तो उन खाड़ी के देश के बदले आप 7 समुंदर पार से अमेरिका से मंगवाने की मांग आपने क्यों मान ली, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन ये क्योंकि सैद्धांतिक रूप से आप मान चुके हैं, आपने हस्ताक्षर कर दिया है, इसीलिए डाटा ये बताता है कि ये युद्ध शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल जो है, मतलब जो कच्चा तेल है, वो अमेरिका से जो भारत को 4% के आसपास आता था, आज की तारीख में अमेरिका और वेनेजुएला दोनों, क्योंकि वेनेजुएला भी अमेरिका के कंट्रोल में, आज की तारीख में भारत को जो युद्ध शुरू होने से पहले 4% तेल भारत अमेरिका से लेता था, आज के तारीख में वो करीब 14% हो चुका है। मतलब भारत अमेरिका से 14% कच्चा तेल लेना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ एलपीजी, जो गैस की बात है, ये युद्ध शुरू होने से पहले केवल 1% एलपीजी हम अमेरिका से लेते थे। आज की तारीख में हम करीब 10% एलपीजी जो गैस है हमारी, वो हम अमेरिका से लेना शुरू किए हैं। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने कहीं अमेरिका से एक एलपीजी का जहाज आया था, तो हम लोगों के भाजपा वाले लोग जाके उसको समुद्र में माला वाला भी पहनाए थे। आपको याद होगा, काफी सोशल मीडिया पे चला था कि भाजपा वाले अमेरिका से आ रहा है गैस का जहाज को स्वागत कर रहे हैं। तो ये जो भारत ने युद्ध शुरू होने से पहले, जिस समय इस तरह का कोई ऊर्जा संकट था नहीं, सब कुछ ठीक था, आप पहले से, क्योंकि आप अमेरिका के पाले में जाके बैठ चुके हैं, इसीलिए आज की तारीख में ये युद्ध नहीं भी होता तो टैरिफ वार की, आपको पता है टैरिफ वार में बहुत अमेरिका भारत को टाइट कर रहा था। वो टाइट इसीलिए कर रहा था, तो ये युद्ध हो या नहीं हो, या ये युद्ध कल खत्म भी हो जाए, तो क्योंकि भारत ने संधि और समझौता के अंतर्गत हस्ताक्षर करके, दस्तखत करके ये मान लिया है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम ऊर्जा का निर्यातक बनेगा, तो धीरे धीरे वो बन रहा है। अंतर इतना ही आएगा कि कृत्रिम ऊर्जा जो है, दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे साफ कृत्रिम ऊर्जा आपके पड़ोस खाड़ी में मिलती है। कृत्रिम ऊर्जा अमेरिका के पास भी है, वेनेजुएला के पास भी है, लेकिन वो दुनिया की सबसे सस्ती नहीं है। उसको निकालने में महंगाई आती है, ऊपर से आप 7 समुंदर पार से उसको लाने की बात कर रहे हैं, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ज्यादा है, समय भी ज्यादा लगेगा। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि मेरे कॉलोनी में, मेरे अपार्टमेंट के नीचे एक सब्जी की दुकान है, वो रोज ताजा और सस्ती सब्जी देता है। अब मैं क्यों वो सब्जी छोड़ के रोज 5 किलोमीटर कार चला के जाता हूँ और महंगी सब्जी कहीं से लाता हूँ? ये तो मेरी समझ से बाहर है। जब वही सब्जी मेरे घर के नीचे दुकान वाला सस्ते में दे रहा है, तो रोज मैं 5 किलोमीटर दूर जाके महंगी सब्जी खरीदने का मैंने समझौता कर लिया है किसी दूसरे दुकानदार से। तो ये तो सवाल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और आपने बताया जो $60 से 120 से $130 बैरल तेल हो गया है, उसमें ₹20 पेट्रोल और करीब इसी से डबल रेट डीजल का भी फर्क आएगा। आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।